हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज हम ब्रेग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेग इक्वेशन डब्ल्यू एच ब्रेग और WL ब्रेग में दी। ये एक फादर और सन का डुओ था। इन्होंने सॉलिड, जो हमारे सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी आंतरिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हुए ये इक्वेशन दी। इन्होंने बताया कि एक्स किरणों के लिए एक क्रिस्टल त्रिवियम विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य कर सकता है। मतलब विवर्तन ग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? विवर्तन ग्रेटिंग होता है एक धातु का बना होता है, धातु या किसी और पदार्थ, अन्य पदार्थ का बना एक ऐसी प्लेट होती है जिसके बीच में समांतर तरंग लंबाई होती है। एक ऐसी प्लेट होती है जिसमें समांतर तरंग लंबाई, मतलब एक फिक्स, उनके बीच में दो तलों के बीच में फिक्स दूरी होती है और उन तलों के अंदर क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं। ये ऐसी शीट, उसको हम विवर्तन ग्रेटिंग कहते हैं। जब इस शीट पर कोई भी एक्स रेज डाली जाती है तो वो क्या कर देती है? उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन ग्रेटिंग। तो क्रिस्टल ये कहते हैं, ब्रेग ये कहता है कि एक्स किरणें एक क्रिस्टल विवर्तन की तरह कार्य कर सकती है, विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य कर सकती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है कि जो एक्स किरणें हम उस पर डाल रहे हैं, हमारे क्रिस्टल पर जो एक्स किरणें डाल रहे हैं, उनके उस क्रिस्टल के अवयवी कणों का आकार और एक्स किरणों की तरंग लंबाई क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, एक ही कोटि की होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। जो एक्स किरणों की तरंग लंबाई और अवयवी कणों का आकार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यही एक विवर्तन की भी कंडीशन होती है कि जो एक्स किरणें हम डाल रहे हैं या कोई भी रेज हम अगर किसी पदार्थ पर डालते हैं तो उस पदार्थ के कणों का आकार उस किरण की तरंग लंबाई के बराबर होना चाहिए। तो ये तो उन्होंने परिभाषा दी। बेसिकली क्या ब्रेग ने ये जो ब्रेग इक्वेशन दी, वो क्रिस्टल, जो हमारे सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, उनके तलों के बीच की दूरी, डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए वो इक्वेशन दी। जैसे कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, आपने सॉलिड तो देखे ही होंगे, लैब में जो सॉलिड केमिकल्स होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। तो उन सॉलिड केमिकल्स की एक स्ट्रक्चर होती है, उन सॉलिड क्रिस्टल्स की एक स्ट्रक्चर होती है और उन क्रिस्टल्स की एक फिक्स स्ट्रक्चर होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर अगर किसी सॉलिड क्रिस्टल की है जिसमें त्रिवियम स्ट्रक्चर, मतलब 3D में हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो 3D में ये स्ट्रक्चर है, तो इसके कोनों पे क्या है? अवयवी कण या आयन, कुछ भी इसके कोनों में उपस्थित है। ये हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसके कोनों पे अवयवी कण या आयन उपस्थित है ना। तो ये अवयवी कण, जब दो अवयवी कणों को हम आपस में मिलाते हैं तो ये एक प्लेन हो गया। जब इधर दूसरे अवयवी कणों को आपस में मिलाते हैं तो ये एक प्लेन हो गया, ये तीसरा प्लेन हो गया इसका, और ये चौथा प्लेन हो गया। तो इन प्लेनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालने के लिए ब्रेग ने क्या दी? एक इक्वेशन दी। तो अब हम देखते हैं, उसने एक फॉर्मूला डिराइव किया जिससे हम इन जो ये दो प्लेन्स है, क्रिस्टल के जो प्लेन्स है, जालक तल है, उनके बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं वो फॉर्मूला किस तरीके से हम दूरी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किए कि तीन प्लेन ले लिए। जैसे ये कोई क्रिस्टल था, इसके हमने ये तीन प्लेन ले लिए, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। ए बी सी, है ना। अब इनमें क्या है? अवयवी कण है, इस पूरे प्लेन में अवयवी कण है। अब मान लिया कि इस प्लेन में अवयवी कण है, ए प्लेन पे अवयवी कणों पर हम क्या डालते हैं? एक्स रे डालते हैं, एक्स किरणें डालते हैं। ये है एक्स रेज, और इस एक्स रेज की तरंग लंबाई क्या है? लैम्डा इसकी तरंग लंबाई है एक्स रे की। ये जब किसी अवयवी कण पे डलता है तो इसका और इसकी कोटि, मतलब आकार सेम है। इस अवयवी कण का आकार और इस तरंग लंबाई एक सेम ही कोटि के हैं, सेम ही फेज के हैं। तो ये क्या करता है? ये अवयवी कण इन एक्स रेज को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है या डिफ्रेक्ट कर देता है, हम कह सकते हैं।
तो ये जो एक्सरे के रेज आती है और इस अवयवी कण पे टकराती है तो एक एंगल बनाती है जिसको हम बोलते हैं थीटा। ये एक रेज। अब कुछ ऐसी भी एक्सरेज, जब हम एक पुंज डालते हैं, बहुत सारी एक्सरेज डालते हैं, तो कुछ ऐसी भी एक्सरेज होती हैं जो क्या करती है, इस ए तल के अवयवी कणों से ना टकरा के कुछ ए बी जो हमारा तल है, प्लेन है, उसके अवयवी कणों से टकराती है। जैसे मान लिया ये रेज आई तो ये बीबी अवयवी कणों के, ये बीबी प्लेन के अवयवी कणों से टकराई। अब इसको हम नाम दे देते हैं, इस वाले को एल, एम और एन नाम दे दिए, इसको पी, क्यू और आर नाम दे दिया इस रे को। तो ये टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई और इसने भी क्या एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। दोनों सेम एंगल पर टकराती है तो और इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमें क्या निकालना है, इन दो तलों के बीच की डिस्टेंस डी निकालनी है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, पहले इन दोनों जो हमने किरणें डाली है उनके बीच की दूरी निकालते हैं। जैसे यहां तक तो ये किरण बराबर थी, यहां तक भी ये बराबर है, तो इस जो एक्स रे है, ये वाली एक्स रे है, इसको कितनी दूरी अधिक तय करनी पड़ी, ये इतनी सी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ी। तो इसको हम अगर बात करें, एम से इस पी और क्यू पर लंब डालें तो दो लंब डाल सकते हैं। एक ये तो थीटा एंगल है तो हमने दो लंब डाल सकते हैं, एक तो एम और एस डाल सकते हैं और एक एम और टी डाल सकते हैं। ये एम एस और एम टी दो लंब डाले और इनके बीच की दूरी एम क्यू हो गई, ये हो गई। तो हमारे पास क्या, दो ट्राइंगल्स बन गए, दो त्रिभुज बन गए। अब हमें ये पथांतर निकालना है, ये दो पथांतर मतलब इन दोनों पथों के बीच का अंतर यही है कि एस क्यू और टी, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यही हो गया पथांतर। इसके और इसके बीच का डिफरेंस, ये इतना सा डिफरेंस है और इसको ही हम बोल रहे हैं पथांतर, मतलब दो पथों के बीच का अंतर, दो रास्तों के बीच के अंतर को हम क्या बोल रहे हैं, पथांतर बोल रहे हैं। तो जैसे मान लिया कि एल एम एन ये वाली रे और पी क्यू आर ये वाली किरण के बीच का जो पथांतर है वो क्या होगा, ये इतना सा ही होगा, ये इतना सा होगा। एक तो एम एस और एक इतना सा ही होगा, क्यू एस और क्यू और टी, ये वाला पथांतर इतना सा ही तो एक्स्ट्रा है, ये इस वाले से इतना सा एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों का पथांतर अगर हम देखें तो एस क्यू और टी आ गया पथांतर, इन दोनों को जोड़ लिया तो इसका ये इससे इतना सा एक्स्ट्रा जा रहा है ना, इन दोनों का अगर पथांतर पथ का अंतर निकाले तो ये एक्स्ट्रा आता है। अब हमने जो ये लंब डाले हैं इस नीचे वाली रेस पर, एम एस और एम टी लंब डाले हैं ना, और ये एम और क्यू की बीच की दूरी हमने डी मान ली है। ये दो तल है, एक ए तल है और एक बी तल है। तो इन दोनों तलों के बीच की, दो तलों के बीच की दूरी एम क्यू हो गई, इसको हमने डी मान लिया। और त्रिभुज जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बने, एक तो एस एम क्यू या एम एस क्यू और एक एम टी क्यू और एम एस क्यू, ये दो हमारे पास त्रिभुज बन गए। ये वाला त्रिभुज बन गया और एक ये वाला त्रिभुज बन गया। अब हमें अगर ये थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा, अगर साइन थीटा मैं अगर निकालूं तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो हमने लंब क्या डाला था, एस और क्यू लंब डाला था, एस क्यू लंब डाला और कर्ण क्या हो गया, एम क्यू, ये वाला कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब बटा कर्ण। तो इस वाले के लिए एक ट्राइंगल के लिए साइन थीटा क्या हो गया, एस क्यू अपॉन एम क्यू। एम क्यू की वैल्यू हमें पता है डी है, तो हम एस क्यू अपॉन डी लिख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू। और दूसरे वाले त्रिभुज के लिए अगर हम बात करें तो लंब है टी क्यू और जो कर्ण है वो एम क्यू हो गया, टी क्यू अपॉन एम क्यू हो गया। हमें एम क्यू की वैल्यू यहां भी पता है, तो डी साइन थीटा। अब हमें जो चीज नहीं पता है वो देख लेते हैं। एस क्यू नहीं पता है, इधर क्यू और टी नहीं पता है, तो ये निकाल लो, एस क्यू इक्वल्स टू डी साइन थीटा
क्यू टी इक्वल्स टू डी साइन थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 बना देती हूँ। इक्वेशन 1 में अगर इन दोनों की वैल्यू लिखते हैं तो पथांतर क्या हो गया, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा क्या हो जाता है, 2d साइन थीटा हो गया, 2d साइन थीटा हो गया। अब हम पथांतर की बात करते हैं, तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है इस कण से टकराकर जो एक्स किरणें रिफ्लेक्ट होती है, तो ये दोनों किरणें क्या होती है, समान फेज कला में होती है, मतलब समान एंगल पे होती है, सेम एंगल पे होती है। इस वजह से जब दो सेम फ्रीक्वेंसी सेम और एंगल की किरणें समान दिशा में जा रही होती है, तो एक दूसरे पर क्या हो जाती है, सुपर इम्पोज हो जाती है या अध्यारोपित हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है और अध्यारोपित होके क्या करती है, एक हम प्लेट लगाते हैं जिसपे हमें धब्बे प्राप्त होते हैं कि वो अध्यारोपित हो गई है। तो जब सेम कला में सेम एंगल पर अध्यारोपित होती है किरणें, तो हम उसे बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। व्यतिकरण हम उस चीज को बोलते हैं कि जब दो अवयवी कणों की किरणें समान आवृत्ति की किरणें एक दिशा में जा रही हो और वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है, तो उसको हम व्यतिकरण बोलते हैं। जब समान एंगल की किरणें अध्यारोपित होती है, समान फेज में किरणें अध्यारोपित होती है, तो उसको हम बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए इसमें संपोषी व्यतिकरण हो रहा होता है, संपोषी व्यतिकरण हो रहा होता है। तो संपोषी व्यतिकरण में जो पथांतर होता है वो क्या होता है, एन लैम्डा होता है। लैम्डा की तो ये होती है तरंग लंबाई होती है, वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होती जाती है, मतलब एन की वैल्यू यहाँ क्या है 1 2 3 4 ऐसे एन सो एन की वैल्यू। तो इस पथांतर को मैं इस पथांतर की जगह लिख सकती हूँ, तो ये एन लैम्डा और ये 2d साइन थीटा बराबर हो गए, तो एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ये हमारे पास ब्रेग इक्वेशन निकल के आ गई। अब इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, दो तलों के बीच की दूरी निकालनी है, तो हमारे पास ब्रेग इक्वेशन आई एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ये साइन थीटा तो एंगल है और d हमारे पास दो तलों के बीच की दूरी है, हमें दो तलों के बीच की दूरी निकालनी है, तो एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा और d एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगी, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री मैक्सिमम होती है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, तब ये d की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। दो तलों के बीच की दूरी क्या होगी, मिनिमम होगी, और तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, d मिनिमम इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन 2। तो इस तरीके से ब्रेग इक्वेशन ओवरऑल निकल के आती है। जो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो इस फॉर्मूले से होते हैं, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, जिसमें आपको एंगल दे रखा होता है, वेवलेंथ दे रखी होती है और आपको दो तलों के बीच की दूरी निकालनी होती है ना। तो इस तरीके से ये इस समीकरण से ओवरऑल क्वेश्चन पुट अप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और एकेडमिक एग्जाम्स में। ये कंप्लीट इक्वेशन पूछी जाती है। ये जनरली बीएससी, एमएससी और 12th में भी ये इक्वेशन आती है। सो अगर आपको ये इक्वेशन पर समझ आए तो प्लीज कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू गाइज।